For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के लिए, और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि आप जानते हैं, मेटल नॉन मेटल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आता है। हालांकि इसमें से सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मेटल एक्सट्रैक्शन को हटा दिया गया है। मेटल, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और नॉन मेटल, और उसमें भी सेम इसी तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। साथ में कुछ एलॉय के बारे में एक टॉपिक है, वो इसमें इंक्लूड है। सिर्फ मेटल एक्सट्रैक्शन के टॉपिक को यहाँ से रिमूव किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मेटल नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। देखिए, नॉन मेटल तो आपको मालूम है, नॉन मेटल किसे कहा जाता है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मेन जो डिफरेंस होता है ना मेटल और नॉन मेटल में, वो मेन डिफरेंस क्या है कि मेटल उन एलिमेंट को कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सब। क्योंकि सोडियम को अगर आप चेक करते हैं तो 281 यहाँ पर 1 क्या है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। और नॉन मेटल किसे कहा जाता है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इसलिए मेटल्स ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। क्लियर। अब नॉन मेटल में एग्जांपल क्या हो सकता है आपके पास, क्लोरीन, क्लियर, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो ये सभी क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन नहीं, ब्रोमीन, बात ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर बन रहा है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिकल वायर। देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर जो होती हैं वो मेटेलिक होती हैं, मेटल की बनी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वायर जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, कॉपर वायर, सिल्वर वायर। हालांकि सिल्वर को जनरल तो नहीं कह सकते, है ना, सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए सिल्वर वायर का इस्तेमाल जनरल नहीं है, कॉमन नहीं है। मेन जो आपके पास यूज़ होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर आप इसमें रेजिस्टेंस को लेकर बात करते हैं, ठीक है, कि करंट किस में अच्छा आता है, तो वो है कॉपर वायर। लेकिन कॉपर से भी सस्ती होती है एल्यूमिनियम। हालांकि अगर अच्छे करंट की बात करते हैं आप, कि बहुत बढ़िया करंट आता है, तो वो आंसर है फिर कॉपर। और अगर बिल्कुल टॉप लेवल पर जाते हैं तो फिर है सिल्वर। सिल्वर में रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इसलिए करंट जो है बहुत अच्छा जाता है। V = IR, इस रिलेशन से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात आती है यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ये 3 तरह की आपके पास मेटल्स होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं वायर्स के फॉर्म में, ठीक है, करंट को पास आउट करने के लिए। यहाँ पर बात आ रही है आपके पास कि इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ कोट या कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। आपको मालूम है ना भाई, वायर से करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो अगर उस वायर पर कवर नहीं होगा तो व्यक्ति के करंट लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन को देखते हुए, ह्यूमन की प्रोटेक्शन को देखते हुए, वायर पर एक पीवीसी मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का कोट किया होता है हर एक वायर पर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि किस चीज़ के मिलने से बना होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल, सल्फर, ग्रेफाइट या पीवीसी या
ऑल कैन बी यूज्ड, सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर करेक्ट आंसर है आपके पास सी। ठीक है, तो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी एक वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वायर को इंसुलेट करने के लिए, वायर को कवर करने के लिए। क्योंकि देखिए वायर से करंट पास आउट हो रहा है, बात ठीक है, वही हमें रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्या है ना, हमें थोड़ा प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखना होता है। ठीक, आपने बल्कि नोटिस भी किया होगा, पहले जनरल क्या चलता था, ओपन वायर सिस्टम होता था। ठीक है, गली वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे स्ट्रीट्स में या मेन रोड वगैरह पर, तो ओपन कंडीशन होती थी। लेकिन वहाँ पर पहली जो प्रॉब्लम आती थी वो क्या था, एक तो चोरी का काफ़ी डर होता था, है ना। ठीक है, ओपन वायर है तो कोई भी अपना सिंपल एक तार वगैरह लिया, उसका एक हुक्सा बनाया, उसको डाला और रात के टाइम उससे इलेक्ट्रिसिटी, म्यूट कर दो, तो इस तरीके से काफ़ी चोरी वगैरह के केसेस देखे जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब ऐसा कर रहे होते हैं हम, है ना, ओपन वायर सिस्टम है और मान लीजिए गली में काफ़ी चौड़ाई नहीं है, काफ़ी पतली सी गली है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई वायर, हाई टेंशन वायर वगैरह पास आउट हो रही है और उसमें भी फेज़ वगैरह होते थे अलग अलग। ठीक है, और ओपन वायर है तो आप कोई गीला क्लॉथ वगैरह ऐसे हैंग कर रहे हैं ग्रिल वगैरह पर, तो कांटेक्ट काफ़ी बनने के चांसेस थे और ऐसा होता भी था। बहुत बार करंट लग जाता था या करंट वगैरह या किसी भी इस तरह की सिचुएशन की वजह से उस व्यक्ति के डेथ के केसेस भी देखे गए हैं। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी था। तो मेन बात ये कि किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर को इंसुलेट करने के लिए, प्रोटेक्शन को देखते हुए, और वो मटेरियल कौन सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए जो वर्ड आ रहा है यहां पर, है ना, बेसिक ऑक्साइड, ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, है ना। एक तो होता है एसिडिक ऑक्साइड और एक होता है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, यहां पर आपने एक खास चीज याद रखनी होगी। एक तो होते हैं जैसे मेटल ऑक्साइड, एक होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर आप एग्जांपल लेते हैं मेटल ऑक्साइड का, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, कोई भी इस तरह का, तो मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेस बन जाता है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर इस चीज को हम जस्ट उल्टा कर दें, अपोजिट साइड देखें नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि आपने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, SO2 का लिया, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनेगा, एसिडिक, क्या बनेगा, एसिड फॉर्मेशन होगी। क्लियर, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी, आप नोट कर लीजिए बल्कि रजिस्टर में, या फिर ध्यान से सुनिएगा, बाद में नोट कर लेना कि मेटल ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेस बनता है। मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेस बनकर आता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, मेटल ऑक्साइड का कोई भी इजी एग्जाम्पल लिखिए आप, Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो आगे क्या बनेगा, मेन चीज क्या बनकर आएगी प्रोडक्ट की तरफ, सोडियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट की तरफ क्या बनकर आता है, बेस बनता है, NaOH बनता है। ठीक है, ये जो NaOH है ये बेस का इंडिकेशन दे रहा है, OH पार्ट यहां पर प्रेजेंट है। इतनी बात ठीक है। तो अब बात यहां पर ये क्लियर हो जाती है कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। चेक करने का तरीका क्या है, वाटर से रिएक्शन कराकर। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसे पता चला, आप नॉन मेटल ऑक्साइड लीजिए, उसको वाटर से रिएक्शन कराइए और आगे देखेंगे आप प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, एसिड बनकर आ रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन देते हैं, या इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर,
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो डैश में क्या फिल करेंगे आप? जब आप बात बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर मींस बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर मतलब एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आ रही है यहां पर मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल जो है क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और बेसिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? क्यों नाम दिया गया मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि वो बेस फॉर्मेशन में मदद करते हैं। पता कैसे चलता है? आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, या मेटल्स फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड? अब ये वर्ड तो हमें क्लियर हो गया, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड भी हमें इसके साथ पता चल गया है। लेकिन अब बात आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे मेटल, ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर कौन सा ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि देखिए मेटल तो डायरेक्ट नहीं करेगा, पर हां यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे ऐसा मेटल सेलेक्ट कीजिए जो बेसिक ऑक्साइड्स हो, है ना, और बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्शन करे एसिड से भी और बेस से भी, ठीक है। तो यहां पर सोडियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास एक वो मेटल है जो क्या फॉर्म करता है? बेसिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? बेसिक ऑक्साइड। और ये जो बेसिक ऑक्साइड है इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। लेकिन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगा, मतलब Al2O3, मैंने आपको एक तरह से फॉर्मूला बता दिया है कि भाई मेटल तो हमारा एल्यूमिनियम हो गया, लेकिन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे तो एग्जाम्पल क्या बनना चाहिए इसके बेसिस पर? क्या बनना चाहिए? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसे हम एम्फोटेरिक कह रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है कि ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। अच्छा, बल्कि एक और भी होता है, अगर एल्यूमिनियम है तो भी ठीक है आंसर, या हो सकता है चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका जिंक होता। तो एल्यूमिनियम और जिंक, ये याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स हैं जो क्या बनाते हैं? अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है। बाकी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन अलॉय इज। देखिए मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहां पर एक तीसरा वर्ड आ रहा है, वो क्या है? अलॉय। ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल भी नहीं है, ये क्या है? मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर। आप मेटल्स के मिलने से, मेटल्स के 2 और मोर देन 2 मेटल्स के मिलने से अलॉय तैयार किया जाता है। ये एक्चुअल में लाइन जो आपको याद रखनी है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, कई बार क्या होता है कि कुछ नॉन मेटल को भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मेटल्स के मिलने से अलॉय तैयार किए जाते हैं मेनली। अब यहां पर कह रहा है ये कि भाई एन अलॉय इज, क्या है अलॉय? कोई एलिमेंट है? नहीं, वो तो एलिमेंट के मिक्स करने के बाद बनता है ना। कंपाउंड है, कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो होता है ना, ये एक अलग चीज़ हो गई है। ये तो बात ठीक है कि ये मिक्सचर है ना, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रोजीनस मिक्सचर है? ये टॉपिक आ गए हमारे पास 9th क्लास के। होमोजीनस फुल मिसिबिलिटी, हेट्रोजीनस जिसमें अच्छे से मिसिबल नहीं हो पा रहा है कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ। तो एलॉय में ऐसा नहीं होता, वहां पर प्रॉपर मिक्सिंग होती है, तो इसलिए एलॉय को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस मिक्सचर है ये। क्या है एलॉय? होमोजीनस मिक्सचर। मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एलॉय क्या हुआ? होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। जैसे एयर क्या है? क्या आपको दिखाई देता है? यहां ऑक्सीजन है, वहां सल्फर है, तो भाई उधर नहीं जाना है हमें, है ना। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं इधर नहीं जाना है, ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऐसे दिखाई देता है हमें अपने एटमॉस्फेयर में कि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ कार्बन, कुछ ऑब्जर्व नहीं होता ना। पर क्या बोलते हैं हम हमारे एटमॉस्फेयर में? ऐसा नहीं कहते कि भाई ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में,
या ऑक्सीजन सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ऐसे बोलते हैं एयर। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। क्या है? एयर मिक्सचर। पर लेकिन हमें ऑब्जर्व होता है क्या कि यहां पर ये वाली गैस है, यहां पर ये वाली गैस नहीं ना, इसका मतलब फुल मिक्सिबिलिटी। तो हम क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको हम? होमोजेनस मिक्सचर। याद रखिएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। alloy आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स। देखिए जनरल क्या होता है कि एलॉय को बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का आप इस्तेमाल करते हैं और एलॉय तैयार करते हैं। लेकिन जैसे कि भी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 ही था, कि एलॉय को बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल होता है, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में नॉन मेटल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है और वो क्या है कि एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स। बात ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा नॉन मेटल भी है? अब देखिए यहाँ पर नॉन मेटल तो आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है ऐसा कौन सा आपका अलॉय है, ठीक है, ऐसा कौन सा अलॉय है जिसमें आप नॉन मेटल यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन के लाइन में क्या आ रहा है? अलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का मेटल्स के साथ और नॉन मेटल के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग, जो 4 ऑप्शन है, जो 4 अलॉय दिए गए हैं आपको, कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम और स्टील, ये 4 अलॉय हैं। इन चारों में मेटल्स तो यूज हो रही हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन कोई एक अलॉय ऐसा भी है जिसमें नॉन मेटल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वही हमें ध्यान से देखना है। देखिए आप याद रखिएगा यहाँ पर स्टील, स्टील ही एक ऐसा अलॉय है जिसमें कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, है ना, अदरवाइज उसका भी जिक्र कर सकते थे। तो स्टील इन चारों में से एक वो ऑप्शन है, वो अलॉय है जिसमें कार्बन इस्तेमाल किया जाता है ना। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल। तो इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर है आपके पास डी। और याद रखिएगा कार्बन यूज किया जाता है इसके अंदर, है ना, कार्बन नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता है जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बने होते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहा जाता है, या नॉन आयनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है, जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि CH4, C2H6, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2, ये सभी क्या है? नॉन मेटल वाले सेक्शन में जा रहे हैं। नॉन मेटल प्रेजेंट होती है इसमें, और जो बॉन्ड होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये मेटल नॉन मेटल के मिलने से बनता है, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर जो 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो आयनिक लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, मींस कोवेलेंट कंपाउंड है। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ, ये NaCl और KCl, ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं? ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और नंबर 3 है, ये थर्ड तो क्लियर हो रहा है सीधा सीधा कि भाई आपका क्या है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन सेकंड, ये दोनों कैटेगरी में आ रहा है। सेकंड में ऐसा क्या है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आपने काफ़ी सुना हुआ होगा, आपके पास चैप्टर के डिटेल में भी है, हालांकि चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। करेक्ट पोजीशन जो है वो नहीं है अभी हाइड्रोजन के लिए, है ना। हालांकि हेनरी मोजली ने, काफ़ी हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी पोजीशन को क्लैरिफाई करने की कोशिश भी की, लेकिन क्या है, अभी भी वो थोड़ा समस्या में है ना। हाइड्रोजन जो परेशान है एक तरह से, ना तो मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है प्योरली, और ना ही नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से HCl, इसको हमें कहाँ ले जाना होगा कि भाई एक पॉसिबिलिटी तो है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, ना ही इसमें कोई चांस है। ये प्योरिटी में आप कह सकते हैं कि भाई हाँ कोवेलेंट कंपाउंड है, पर ये कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वजह से हमें इसे कोवेलेंट कंपाउंड की लिस्ट में कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सेकंड और थर्ड ये दोनों आ रहे हों, और वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? नंबर बी। देखिए सेकंड और थर्ड, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर हुआ बी, HCl और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता ही है, ठीक है ना।
नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिनेबार इज एन और ऑफ। सिनेबार क्या है? इज एन और ऑफ, पर किसके और है ये? देखिए इसमें कौन सा एलिमेंट हमें मिलता है ना, वो है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 7 में बी करेक्ट आंसर है मरकरी। देखिए और क्या होता है? और ऐसी चीजों को कहा जाता है जिसमें से आप मेटल को कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनेबार इज अ ओर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कॉपर सल्फाइड जब रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्साइड से तो आगे क्या बनाता है? कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये बैलेंसिंग के लिए यहां पर 3 और 6 लगाए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर किस तरह की रिएक्शन है ये? अब देखिए आप सोचना ध्यान से, कॉपर सल्फर है, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये कैसे डिस्प्लेस करेगा? तो ये कुछ अलग रिएक्शन लग रही है आपको, है ना, इसलिए थोड़ा इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑटो रिडक्शन। खुद से ही ये रिएक्शन चलती है और यहाँ पर ये स्प्लिट्स हो जाते हैं जो जुड़े हुए हैं सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो कॉपर को लेकर आप सेपरेट कर देंगे और सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए थोड़ा अलग है रिएक्शन, ऑटो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, है ना, ऑटो रिडक्शन। क्या है ये? ऑटो रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, ऑटो रिडक्शन रिएक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट? देखिए साइड में एक रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को हमें ध्यान से देखना होगा और इस रिएक्शन के आधार पर बताना है कि जो 4 ऑप्शन डाले हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल फिट बैठती है इस रिएक्शन के लिए। आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन नंबर 9 में जो ये रिएक्शन के आधार पर पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि भाई कौन से स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? देखिए एक नाम, एक टॉपिक जो हमारे पास वैसे फर्स्ट चैप्टर का था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और वो क्या था? रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन उन्हें कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। अच्छा आप जरा चेक करके देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूं एक बार कि इस रिएक्शन को पहले हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें, अगर हम जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ फोकस करते हैं, अगर जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ देखते हैं तो सोचिए यहां पर ऑक्सीजन हट रही है ना, और ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहां पर रिडक्शन प्रोसेस। अगर आप CO से CO2 की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, ऑक्सीजन बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? या तो हाइड्रोजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ये 2 पॉसिबिलिटी होती हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं रिडक्शन प्रोसेस की, तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? या तो ऑक्सीजन हटेगा या फिर, भाई ऑक्सीजन या तो हटेगा या फिर क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और अगर ये रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप एक ही रिएक्शन में देख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है कि जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, अब बात आती है रिडक्शन जो प्रोसेस होता है, इस रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पर इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। या फिर इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक रिएक्शन दी गई, उस रिएक्शन के जरिए पूछा गया कि भाई ये जो 4 यहां पर स्टेटमेंट डली हुई हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो देखिए लाइन यहां पर मैच होती है नंबर 4 वाले से, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कैसे बोल देंगे?
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी रिड्यूस भी, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गलत है। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए। बाकी रिड्यूस का कोई केस नहीं है। आप सोचिए ना, जो नंबर थर्ड ऑप्शन है आपके पास CO2 तो प्रोडक्ट की साइड है, और वैसे भी जितनी भी चीज़ें ली जाती हैं, एक शॉर्टकट, एक ट्रिक मान सकते हैं आप इसको, कि लेफ्ट साइड से लेते हैं, रिएक्टेंट से ही आपको सेलेक्ट करना होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, क्योंकि रिएक्टेंट के आधार पर प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में किस तरीके से हमने पता लगाया कि भाई फोर्थ ऑप्शन जो यहां पर दिया हुआ है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो पता करने का तरीका क्या था, इसका मेथड याद रखना है आपको, है ना। रिएक्शन में आपको रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर इसको चेक करना होगा, दोनों पॉइंट्स को फाइंड करना होगा, और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें से कौन रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, अगर आप कॉपर को ओपन रख देते हैं, या आपने देखा होगा घर में जैसे आप कॉपर का कोई कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो ग्रीनिश सा होने लगता है, अपने जो ब्राउन कलर की शाइन है उसको लॉस कर देता है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर अब कॉपर नहीं है, जो आपका ये जो मेटल पार्ट था जिसे आप कॉपर का बोल रहे हैं, तो वो अब कॉपर नहीं रहा, उसके ऊपर एक लेयर आ गई है। और वो लेयर कौन सी होती है, किस मेटल की बनी होती है? कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर ने सराउंडिंग की जो कार्बोनेट पार्ट था उससे रिएक्शन किया और एक लेयर बना दी अपने ऊपर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट की बनी होती है वो लेयर, थोड़ा ग्रीनिश दिखने लगता है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर ऑक्साइड, ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास फिर सही आंसर क्या है, वो है कॉपर कार्बोनेट। ये चीज आपने नोटिस भी की होगी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियर आंसर है आपका कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीनिश अपीयरेंस देता है। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।